नमस्कार दोस्तों, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं National power and its components. Meaning of national power. विलियम एबेनस्टीन कहते हैं, राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या, कच्चे माल और मात्रात्मक कारकों के कुल योग से अधिक है। इसमें इसकी नागरिक भक्ति, इसकी संस्थाओं का लचीलापन, इसकी तकनीकी जानकारी, इसका राष्ट्रीय चरित्र या मात्रात्मक तत्व शामिल हैं जो किसी राष्ट्र की कुल ताकत को निर्धारित करते हैं। संप्रभुता और राष्ट्रवाद की तरह राष्ट्रीय शक्ति राज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विशेषता है। किसी प्रकार की शक्ति का मतलब है कि राज्य अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों को लागू करते हैं। सभी राज्यों के पास शक्ति है, लेकिन बहुत अलग मात्रा में शक्ति है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के विश्लेषण के साथ इस एहसास के साथ संपर्क करना चाहिए कि हम एक जटिल विषय से निपट रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य है। शक्ति हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होता है। राजनेता आमतौर पर धार्मिक, दार्शनिक, आर्थिक या सामाजिक आदर्श के संदर्भ में अपने लक्ष्यों का वर्णन करते हैं और गैर राजनीतिक माध्यमों से उन्हें साकार करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब भी वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वे सत्ता में बहाल करके ऐसा करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की वही भूमिका होती है जो बाजार अर्थव्यवस्था में पैसे की होती है। Definitions. प्रो मोर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है, उन लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध जो इसका प्रयोग करते हैं और जिनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। यह पूर्व को बाद के कुछ कार्यों पर नियंत्रण देता है, उस प्रभाव के माध्यम से जो पूर्व बाद के दिमाग पर प्रभाव डालता है। जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर के अनुसार शक्ति गैरानुपालन के मामले में प्रभावी प्रतिबंधों पर भरोसा करके अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपने की क्षमता है। ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति अपने स्वयं के अंत के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। चार्ल्स के अनुसार एक आदमी को वह करने की क्षमता जो वह चाहता है और वह नहीं कर सकता जो वह नहीं चाहता। शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, उस अभिनेता में दो राजनीतिक अभिनेताओं के बीच संबंध ए में अभिनेता बी के दिमाग और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। राष्ट्रीय शक्ति एक अवधारणा है जो किसी भी चीज को दर्शाती है जो अन्य राज्यों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करती है और बनाए रखती है। Elements of national power. ए जनसंख्या। आमतौर पर यह माना जाता है कि बड़ी आबादी वाले राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। बड़ी आबादी एक देश को न केवल मजबूत सशस्त्र बल रखने में सक्षम बनाती है बल्कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए भी जनशक्ति रखती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बड़ी आबादी सत्ता के लिए बनेगी। 19वीं सदी के दौरान चीन के पास ब्रिटेन की तुलना में बहुत कम शक्ति थी जो कम आबादी वाला राज्य है। 50 लाख से कम आबादी वाला समकालीन इजराइल एक प्रभावी शक्ति साबित हुआ है। उसने परमाणु क्षमता भी हासिल कर ली है। इस प्रकार जैसा कि कोलंबस और वोल्फ कहते हैं, एक आबादी जो स्वस्थ, अच्छी तरह से पोषित, एकीकृत, समान दूरी वाली, अच्छी तरह से सूचित है, उस आबादी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होने की संभावना है जो बुरी तरह से पोषित, रोगग्रस्त, भीड़-भाड़ वाली, अनपढ़, असंतुष्ट और विश्वासघाती है। बी क्षेत्र शक्ति का दूसरा मूर्त तत्व है। कुछ लेखक भूगोल को एक तत्व के रूप में संदर्भित करते हैं और भूगोल के भीतर क्षेत्र शामिल करते हैं। इस तत्व में सबसे महत्वपूर्ण है किसी देश का आकार, उसकी जलवायु, स्थलाकृति और उसका स्थान। आमतौर पर यह माना जाता है कि आकार में बड़ा देश छोटे राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा।
एक बड़ा आकार न केवल देश को कृषि उत्पादन के तहत विशाल क्षेत्रों और औद्योगिक विकास के लिए सक्षम बनाता है, बल्कि एक रक्षात्मक सेना के लिए पैंतरेबाजी और पीछे हटने की गुंजाइश भी प्रदान करता है। दुश्मन को प्रवेश करने की अनुमति देता है, फिर उसे वापस मारता है, उसे घेरता है और उसे हरा देता है। लेकिन एक छोटा राज्य कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। केवल क्षेत्रफल का माप किसी राज्य के लिए बिजली की गारंटी नहीं है। इजराइल एक छोटे से राज्य का एक शानदार उदाहरण है, जिसने सैन्य शक्ति की अनुपातहीन रूप से बड़ी मात्रा का प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर कनाडा अपने जमे हुए पानी के साथ और ब्राजील अपने जंगलों के साथ कभी भी बड़ी शक्ति नहीं रहा है। C. Climate. किसी देश की जलवायु भी उसकी शक्ति को प्रभावित करती है। इस प्रकार जमे हुए अंटार्कटिका और सहारा के रेगिस्तान स्पष्ट रूप से बिजली के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की क्षमता के साथ यहां तक कि रेगिस्तान जहां यूरेनियम पाए जाते हैं ने भी महत्व ग्रहण किया है। बहुत कुछ किसी देश के स्थान और स्थलाकृति पर निर्भर करता है। विदेश नीति निर्माता स्थान को एक प्रमुख निर्धारक मानते हैं। स्थलाकृतिक विशेषताएं राष्ट्रों के बीच सीमा निर्धारित करती हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान या जर्मनी और फ्रांस के बीच कृत्रिम रूप से निर्मित सीमाएं स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। प्राकृतिक सीमाएं जैसे ऊंचे पहाड़ और समुद्र एक राज्य की शक्ति में मदद करते हैं। Natural resources. प्राकृतिक संसाधन शक्ति का एक और तत्व बनाते हैं। तेल, यूरेनियम और विभिन्न खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा राज्य की शक्ति में वृद्धि करता है। आज तेल समृद्ध खाड़ी का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा जिनके पास कोयला और लोहा जैसी वस्तुएं हैं, वे अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्र अपनी शक्ति में सुधार कर सकते हैं यदि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण खनिजों, कृषि उत्पादों या निर्मित वस्तुओं के रूप में पुरस्कार दे सकते हैं। E. शक्ति का पांचवा मूर्त तत्व सैन्य शक्ति है। यह पारंपरिक धारणा से संबंधित है कि शक्ति सैन्य बल द्वारा समर्थित है। किसी दिए गए राष्ट्र राज्य की सैन्य ताकत को रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए खर्च किए गए धन के संदर्भ में मापा जा सकता है। एक संबंधित कारक अपने क्षेत्र के बाहर स्थान है। इस तरह की सैन्य गतिशीलता भूमि, समुद्र और वायु पर सैन्य अभियानों को बनाए रखने की राष्ट्र राज्य की क्षमता पर निर्भर करती है। हालांकि राष्ट्र राज्यों की अंतिम सफलता तैयारियों, प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोबल आदि जैसे अमूर्त कारकों पर निर्भर करेगी जो किसी स्थिति में सशस्त्र बलों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। सत्ता के मूर्त तत्वों की चर्चा स्पष्ट रूप से सामने लाती है कि एक संप्रभु राज्य व्यवस्था में राष्ट्र राज्यों की क्षमता उत्पन्न करने के लिए ऐसे तत्व आवश्यक हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि क्षमताओं से राष्ट्र राज्यों की समग्र ताकत बढ़ेगी। हमें सत्ता के अमूर्त तत्वों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जो संप्रभु राज्य की समग्र क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीके से योगदान करते हैं। From.